हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट, फाइन, हेल्दी और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर अगेन सम इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, परचेजेस, some other expenses I will also cover, like employee benefit expenses, depreciation. So starting with purchases, I've already gone through the same, right? तो शायद आपको बहुत ज्यादा दिक्कत परचेजेस में नहीं होगी। तो चलिए साहब, मैनेजमेंट ने क्लेम कर रखे हैं और हमें उन क्लेम्स को अपने ऑडिटर के एंड पर वेरीफाई करना है। और देखिए साहब क्या दावा कर रहे हैं, अकरेंस, that is management has claimed that every recorded purchases have occurred, which means there are no fictitious purchases or customer have been recorded in books of accounts. यही सेम बात जब मैंने सेल्स कवर करी थी तब भी मैंने आपको बताई थी सर। ठीक, तो चलिए जरा मैनेजमेंट के इस दावे को हम लोग वेरीफाई करें कि मैनेजमेंट ने जो दावा किया है वो सही है कि नहीं। तो इस दावे के लिए, इस दावे को वेरीफाई करने के लिए क्या करें? सबसे पहले देखिए सर, एंड वेरीफाई दैट purchases are neither understated nor overstated by applying following audit procedures. तो हमें यह इंश्योर करना है क्या, ना तो परचेजेस अंडरस्टेट हो ना ओवरस्टेट हो, और वास्तव में जितनी परचेजेस हुई हैं जो रिकॉर्ड की हैं एंटिटी ने वो अकर करी, नकली फिक्टिशियस परचेजेस नहीं है। तो पहले तो ये इंश्योर करना है सर देयर इज नो अंडरस्टेटमेंट, ओवरस्टेटमेंट। तो इसके लिए क्या करें? कहते हैं रिव्यू entities process of vendor selection। तो एंटिटी ने परचेज करने के पहले एक प्रोसेस फॉलो किया होगा वेंडर सिलेक्शन का। परचेज ऑर्डर्स प्लेस किए गए होंगे और अदर पहले तो टेंडर्स, कोटेशंस इनवाइट किए गए होंगे, कॉम्पिटिटिव बिड्स। फिर जो सबसे बढ़िया परचेजर जो कम प्राइस पर अच्छा सामान, अच्छा गुड, अच्छा रॉ मटेरियल दे रहा होगा उसको मैंने ऑर्डर प्लेस किया होगा। सो रिव्यू द एंटिटीज वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस एज वेल एज ऑल्सो परफॉर्म द प्रोसीजर फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ वेंडर। आप प्रोसीजर परफॉर्म करके भी देखिए कि जिनसे परचेजेस हो रही हैं वो एग्जिस्ट करते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूं उसका। कॉमनली व्हाट वी डू कि जब हम लोग परचेज को वेरीफाई कर रहे होते हैं, उनको वाउच कर रहे होते हैं, तो हमारे पास आजकल सर हाईटेक जमाना है, हमारे पास मोबाइल है, हमने खट से वेंडर का नाम गूगल पे डाला और वो वेंडर कि या तो वेबसाइट होगी या कहीं ना कहीं वो वेंडर का डेटा अवेलेबल होगा ही होगा, राइट? सो दोनों काम करने, एक तो रिव्यू एंटिटीज प्रोसेस ऑफ वेंडर सिलेक्शन एंड आल्सो परफॉर्म प्रोसीजर टू एंश्योर एग्जिस्टेंस ऑफ वेंडर इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट परचेजेस आर नॉट फिक्टिशियस, vendors are not fictitious. So this is the first thing you have to do, right? और क्या कर लेना है सर? अब आप ध्यान से देखिए, जितने मेरे पॉइंट्स अब आ रहे हैं
ये सारे पॉइंट्स बेसिकली इस बात को इंश्योर करेंगे कि परचेजेस आर जेन्युइन, दोस ट्रांजैक्शन एक्चुअली टुक प्लेस। तो साहब अगर परचेजेस हो रही हैं तो जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा। सपोज करिए आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्रॉइंग आर्ट्स, सो जस्ट बेयर विद मी। दिस इज फैक्ट्री गेट। तो ये हमारा फैक्ट्री गेट है, परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया गया और साहब ये गुड्स फैक्ट्री गेट पर आए होंगे। अगर जेन्युइन परचेज है तो गुड्स मस्ट हैव बीन रिसीव्ड, और रादर गुड्स जो हैं वो फैक्ट्री गेट तक आए ही होंगे। नहीं आए तो फिर हमको मालूम ही पड़ जाएगा कैसे, वही बताने जा रहा हूं। तो अगर गुड्स फैक्ट्री गेट पर आए हैं, पहली बात तो यहां पर सिक्योरिटी गेट इनवर्ड रजिस्टर मेंटेन किया गया होगा। उन गुड्स की यहां पर एंट्री हुई होगी। फलाने ट्रक नंबर से ये गुड्स आए हैं, उसकी एंट्री कहां पर होती है? सिक्योरिटी गेट पर। फिर सिक्योरिटी गेट से गुड्स अंदर आए, इनका यहां पर क्वालिटी इंस्पेक्शन होगा। क्या होगा सर? क्वालिटी इंस्पेक्शन। एक बार क्वालिटी इंस्पेक्शन हो गया, जैसे गुड्स चाहिए थे वैसे ही हैं, देन नेक्स्ट स्टेप इज गुड्स रिसीव्ड, नोट बना दिया जाएगा। यहां पर जो भी कंटेंट्स हैं, पैकेजेस हैं, कंटेनर्स हैं, उनकी एंट्री हो जाती है। केजीज में हो, लीटर्स में हो, गुड्स रिसीव्ड नोट बन गए और फिर यहां से गुड्स पहुंच गए स्टॉक रिकॉर्ड में, राइट? अगर जेन्युइन परचेजेस हैं तो इतना सब हुआ होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं, ठीक है? एंश्योर goods have been received at factory gate, right? And entry exists in security gate inward register, right? ये हो गया अगला पॉइंट। Verify whether quality inspection was done, क्या उन गुड्स का क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ था? नेक्स्ट, वेरीफाई whether goods received note was prepared and signed by appropriate personnel, and then verify whether stock record is updated by store personnel। ठीक, जब इतनी चीजें हो जाती हैं देन इनवॉइस को ऑथराइज कर दिया जाता है एप्रोप्रिएट पर्सनल के द्वारा, एंड ओनली देन पेमेंट्स are made against the purchases। So एक और point, verify that invoice, purchase invoice is duly authorized by appropriate authority and two-way, three-way match was done। यानी जिस व्यक्ति ने परचेज इनवॉइस ऑथराइज करी है वो ये टू-वे, थ्री-वे मैच करके देख ले, यानी सिक्योरिटी गेट इनवर्ड रजिस्टर में एंट्री हो, क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ हो, गुड रिसीव्ड नोट बने हो। जब इतनी चीजें हो जाएं ओनली देन, और वो खुद वेरीफाई कर ले, ओनली देन परचेज इनवॉइस शैल बी ऑथराइज्ड, राइट? सो अगर हम इतना इंश्योर कर लेते हैं तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि वाकई में परचेज ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्डेड हैं वो अकर हुए थे। सो दिस इज क्वाइट लॉजिकल और समझ में आने वाली बात भी है। आगे चले सर, मूविंग फर्दर। नेक्स्ट क्या है सर? कहते हैं सम स्पेशल कंसिडरेशन। इन केस ऑफ परचेजेस। तो हम कुछ खास बातें करने जा रहे हैं
परचेजेस के लिए। पहली बात, एंश्योर परचेज इज रिकॉर्डेड recording of purchases is only on the basis of original copy of invoice received by the entity। तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेजेस की एंट्री है, those purchase entries should be passed on the basis of ओरिजिनल कॉपी ऑफ परचेज इनवॉइस। अब ये क्यों पॉइंट है सर, व्हाई दिस पॉइंट इज हियर? जनरली जब हम परचेज करते हैं, वी गेट द ओरिजिनल कॉपी एज वेल एज द डुप्लीकेट कॉपी। समटाइम्स इट दे मे बी ट्रिप्लीकेट कॉपीज और क्वाड्रिप्लीकेट, यू डोंट नो। प्रॉब्लम इज दैट कि जब हम एंट्री पास करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, परचेजेस की एंट्री पास करते हैं, तो इनवॉइस के बेसिस पर एंट्री पास कर दी गई। उस इनवॉइस पर हम एक मार्क लगा देते हैं ई का, जनरली स्टैम्प्ड होती है, सेल्फ इंक्ड स्टैम्प्ड। ये इनवॉइस हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर हो गई, तो हमने इस पे स्टैंपिंग कर दी ई की, दैट इज दिस इनवॉइस इज एंटर्ड, राइट। अब अगर सपोज करिए ये एंटिटी ने स्टैब्लिश करके नहीं रखा है कि ओरिजिनल कॉपी से एंट्री होगी कि डुप्लीकेट से होगी, किससे होगी, तो हमेशा इस बात की संभावना रहती है कि शायद एक सिंगल परचेज इनवॉइस 2 बार रिकॉर्ड्स में चढ़ जाए, और इसलिए मेक श्योर कर लिया जाता है कि अगर एंट्री की जा रही है तो केवल ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस से हो, और हम देख लेते हैं उसमें एंटर्ड का निशान बनाओ, मींस वो इनवॉइस केवल एक बार ही रिकॉर्ड की गई है। ठीक, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। और वो पॉइंट क्या था सर? एंश्योर एंट्री ऑफ परचेज इनवॉइस इज मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल कॉपी ऑफ purchase invoice, right? Second, purchase should be recorded only when, yeah, purchases shall be accounted for only when risk and reward of ownership is transferred to entity। सेम थिंग आई हैव कवर्ड इन सेल्स। परचेजेस हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब रिकॉर्ड हो जब एंटिटी को उन गुड्स की ओनरशिप मिल गई हो। स्पेशल कंसिडरेशन शुड बी गिवन shall be given for terms of delivery with the vendor, which may be FOB basis or CIF basis. So this is important. So second dot is what they say. They say purchases shall be accounted for only when risk and reward of ownership is transferred to entity, and special consideration is required at the end of auditor regarding terms of delivery agreed with vendor, which may be FOB or CIF. Now what is FOB, CIF and all that stuff? Now these are the international terms related to shipping. I am explaining little bit about both. Say this is the customer in India और मैं इस कस्टमर का ऑडिटर हूं। इसने गुड्स इंपोर्ट करे हैं यहां से किसी और एंटिटी से, एंड दिस सप्लायर इज इन इंग्लैंड, राइट। फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन FOB। FOB का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड।
तो उसने एफओबी बेसिस पर यहां पर गुड्स, देखिए मैं एक नाव बना दूं, ये देखिए, एज आई सेड माय ड्राइंग इज वेरी बैड, सो द टर्म्स ऑफ डिलीवरी इज एफओबी बेसिस, राइट। सो हमारे इंग्लैंड के सप्लायर ने एफओबी बेसिस पर सेल करना एक्सेप्ट किया और इन्होंने एफओबी बेसिस पर बाय करना एक्सेप्ट किया। इन्होंने गुड्स इस शिप पर शिप करा दिए, लोड करा दिए। द मोमेंट गुड्स आर शिप्ड, द मोमेंट गुड्स आर शिप्ड, द सेलर इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशन। यानी यहां तक शिप का आना और यहां से कस्टमर के गोडाउन तक, फैक्ट्री तक गुड्स का जाना, ये किसकी जिम्मेदारी हो गई? बायर की। इसका मतलब पूरे रास्ते का इंश्योरेंस भी कौन बियर कर रहा है? हमारा बायर, दैट इज फ्री ऑन बोर्ड। नाउ अनदर डिलीवरी मोड इज सीआईएफ। अगर ये गुड्स शिप किए जा रहे हैं सीआईएफ बेसिस पर, देन एक्चुअली जब तक ये शिप इस पोर्ट पर नहीं आ जाएगा, यानी इंडियन पोर्ट पर, इन गुड्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इन गुड्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेलर की होगी एंड ही विल बियर द इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। तो एफओबी में ये इंश्योरेंस एक्सपेंसेस बियर कर रहा था, राइट? कौन? बायर। और सीआईएफ में इंश्योरेंस की जिम्मेदारी सेलर की थी, बिकॉज अगर सीआईएफ बेसिस पर डिलीवरी हो रही है तो इस सेलर को मेक श्योर करना है, इसकी जिम्मेदारी रहेगी कि यहां तक गुड्स सेफली रीच करे, और अगर कहीं रास्ते में कोई डिस्ट्रक्शन होता है उसकी जिम्मेदारी इसकी होगी। तो कई बार ये डिस्कशन आता है, सर एफओबी बेहतर है या सीआईएफ बेहतर है? याद रखिए, सीआईएफ बेसिस पर गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि याद रखिए कारण क्या है, ये जो सेलर है अगर इसने सीआईएफ बेसिस पर डिलीवरी करी हुई है, राइट, मतलब जो उन गुड्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेलर के पास है, ही विल चार्ज हायर प्राइस, वो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन लेगा, बिल्कुल जेन्युइन है। सेलर एफओबी बेसिस पर डिलीवरी कर रहा है, यानी केवल पोर्ट जब तक गुड्स शिप हो रहे हैं तब तक उसकी जिम्मेदारी, उसके बाद नहीं है। तो फिर ये जो हमारा बायर है वह बार्गेन कर सकता है प्राइस ऑफ गुड्स को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर, फ्रेट को लेकर, ही कैन बार्गेन, देन हिज परचेजेस विल बी चीपर। तो सीआईएफ एक्सपेंसिव होता है, एफओबी क्या होता है? थोड़ा सा, सीआईएफ इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव क्योंकि सारी जिम्मेदारी सेलर बियर कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर। सो स्पेशल कंसिडरेशन, जब हम ये टर्म्स ऑफ डिलीवरी देखते हैं, ये हमारे लिए एज ऑडिटर इसलिए भी जरूरी है कि इनके द्वारा हमें मालूम पड़ जाता है कब, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द एंटिटी ऑफ हुज ऑडिट आई एम कंडक्टिंग। कब उसको रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ, ठीक? तो ये हो गया हमारा सेकंड डॉट। थर्ड, और क्या करना है? एंश्योर कर लीजिए दैट इनवॉइस इज इन द नेम ऑफ एंटिटी। इनवॉइस, परचेज इनवॉइस एंटिटी के नाम पर हो, दैट इज द ओनर ऑफ गुड्स इज एंटिटी। इफ देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस, invoice may be addressed to branch as well, then there is no issues. और सर क्या है? अगर if purchases are made from related parties, अगर purchases related party से हुई है, ensure all such purchases are duly authorized. तो अगर it is a company, it should be authorized by board of directors, and price charged is at arm's length. जो भी परचेज के लिए
प्राइस चार्ज किया गया है, दैट इज आर्म्स लेंथ. Now, one of the most important aspect to be covered is that verify that input tax component, that is जो GST का portion है, is booked in input tax ledger. यानी परचेजेस की जो परचेजेस वैल्यू है वो अलग रिकॉर्ड होंगी और जो इनपुट टैक्स का जो कंपोनेंट है दैट विल बी सेपरेटली रिकॉर्डेड एंड आल्सो ऑब्टेन जीएसटी रिटर्न. साथ में क्या ऑब्टेन कर लीजिए, जीएसटी रिटर्न्स एंड एंश्योर दैट फिगर ऑफ जीएसटी रिटर्न, फिगर ऑफ GST disclosed in return reconciles with amount of tax disclosed in books of accounts या what reflected in profit loss account. तो एक पहली चीज क्या इंश्योर करनी है, जो इनपुट टैक्स कंपोनेंट है इट इज रिकॉर्डेड इन इनपुट टैक्स लेजर. In addition to that, obtain GST return to ensure the input tax reflected in return reconciles with amount of tax, amount of input tax reflected in books of accounts or financial statements. Right? Next issue, next point, special consideration. और क्या देखना है सर जी? कहते हैं साहब वेरीफाई या evaluate whether purchases shall be capitalized or charged to revenue या charged to profit loss account as per his professional judgment. ये जो purchases हो रही हैं क्या ये कैपिटलाइज की जानी चाहिए या इनको पीएल में चार्ज करना चाहिए? यूजुअली वी चार्ज टू पीएल, but in cases where purchases are related to asset, then you have to consider that. और क्या करना है सर? Review or examine journal entries for unusual transaction. अगर कहीं पर unusual transactions हुए हैं, उन ट्रांजेक्शन की जो करस्पॉन्डिंग जर्नल एंट्रीज हैं उन्हें एग्जामिन करिए टू असर्टेन द रीजन. आई थिंक दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हेन आई वाज डिस्कसिंग सेल्स. आई होप यू रिमेंबर. तो जो प्रॉब्लम सेल में थी, अनयूजुअल डिस्काउंट्स हो रहे हैं या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, यहां पर ऐसा नहीं होगा. यहां पर क्या होगा, प्राइसेस अनयूजुअल हैं, बहुत ज्यादा प्राइसेस पर परचेजेस हो रही हैं, तो हम कहते हैं अनयूजुअल परचेज ट्रांजैक्शंस. राइट? जो भी रीजन है वो जाइए जर्नल एंट्री रिव्यू करिए एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड ऑब्टेन द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर. ठीक? आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स. यस, लेट अस टेक. तो अकरेंस की बात खत्म कर दी मैंने. नाउ टेक अप कंप्लीटनेस. चलिए सर, यहां पर अब मैनेजमेंट दावा कर रहा है क्या सर, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, कुछ छूटे नहीं है, और मैं कहता हूं कंप्लीटनेस और कट ऑफ दोनों को एक साथ ही आप इंश्योर करिए. सेम आई हैव आस्क्ड यू व्हेन आई वाज टेकिंग अप द सेल्स. तो क्या करना है सर? परफॉर्म कट ऑफ टेस्ट. राइट? सो हमें क्या करना है? परफॉर्म कट ऑफ टेस्ट to ensure purchases have been recorded in correct accounting period and it is not tempered, especially at the end of year. And for this purpose, the auditor shall examine
goods inward register and verify last few entries, say last 5-6 purchases, to ensure they have been recorded in correct accounting period and corresponding invoices have been recorded in purchase books. तो साल के अंतिम दिन में जो आखिरी 5-6 परचेजेस हुई हैं उनको एग्जामिन करो और मेक श्योर करो क्या कि वो सही करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड की गई हो और वो जो 5-6 इनवॉइसेस हैं उनकी एंट्री परचेज बुक में गई हो। ठीक, तो मैंने पहले भी आपसे ये डिस्कस किया, दिस कट ऑफ एरर रिकॉग्नाइज, दिस कट ऑफ एरर अराइजेस कब होती है? कायदा कहता है कि परचेज हो चाहे सेल हो, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर। तो अगर मैं सेल रिकॉग्नाइज कर रहा हूं तो जब मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दूंगा तब सेल रिकॉग्नाइज करूंगा। जब मेरे को सप्लायर रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे ट्रांसफर कर देगा तब मैं परचेजेस रिकॉर्ड करूंगा। अब प्रॉब्लम यही होती है कि एंटिटीज इसको ध्यान में नहीं रखती and they recognize sale purchase on the basis of invoice date and therefore this cut off error occurs. I hope it is clear. Second thing, हमें ensure कर लेना है for those goods which are in transit, they have been correctly accounted for in accordance with the agreed terms with vendor regarding transfer of risk and reward of ownership. तो अगर गुड्स ट्रांजिट में हैं तो इंश्योर कर लीजिए द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज करेक्ट एंड दैट शुड बी बेस्ड अपॉन अग्रीड टर्म्स विद द वेंडर। और अग्रीड टर्म्स से नॉर्मली वही होता है। अब सपोज करिए मुंबई से कोई चला मेरे लिए गुड्स लेकर, यानी मैं कानपुर में हूं, कोई मुंबई से गुड्स लेकर चला, वो जो लॉरी रिसीट है वो मेरे नाम पर है। द मोमेंट वो मुंबई से निकला रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड। ठीक, तो मैं रिकॉग्नाइज कर लूंगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। भले ये 31 मार्च को गुड्स मुझ तक नहीं पहुंचे पर गुड्स एज ऑन 31 मार्च गुड्स चल चुके हैं मेरे लिए, मुझे मिले नहीं पर मेरे लिए चल चुके हैं, मैं उनको अकाउंट फॉर कर लूंगा। अगर लॉरी रिसीट मुंबई से लॉरी निकली, लॉरी रिसीट इज इन द नेम ऑफ सेलर, सेलर के नाम पर लॉरी रिसीट है, तो जब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे ट्रांसफर नहीं होती, वो गुड्स अभी ट्रांजिट में जब तक हैं, मैं उनकी अकाउंटिंग अपने यहां रिकॉग्निशन नहीं करूंगा। आई होप इट इज क्लियर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्टेन written representation from management, obtain written representation from management that all purchases have been properly recorded in books of accounts. I hope it is very clear, कहीं मन में कोई डाउट नहीं होगा आपको। So these are 3 points related to completeness. Now take up next assertion, that is measurement. So, here what auditor has to do? He has to apply analytical procedure which include number 1, consumption analysis, that is scrutinize क्या स्क्रूटनाइज करना है? परसेंटेज ऑफ या रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना साल में रॉ मटेरियल कंज्यूम, स्क्रूटनाइज द रॉ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, कंपेयर इट विद दैट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। इस साल कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, पिछले साल से कंपेयर करिए, एंड इफ
significant variation is there, ask reasons from the management. Simple. Second is consumption के अलावा composition analysis, right? Composition analysis क्या करेंगे? कहते हैं auditor shall obtain reports from management regarding composition of stock, that is percentage of raw material to total stock. टोटल क्लोजिंग स्टॉक में कितना परसेंटेज रॉ मटेरियल का है, कंपेयर दिस विद दैट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, एंड इफ वाइड वेरिएशंस आर देयर, आस्क रीजन फ्रॉम द मैनेजमेंट. थर्ड इज रेशियोज. रेशियो एनालिसिस कर लीजिए. क्या करें? एक तो आपको कंप्यूट करना है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, एंड दूसरा इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एंड कंपेयर इट विद दैट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर. ठीक, एक काम और कर लीजिए. चौथा काम कर लीजिए क्वांटिटेटिव रिकंसिलेशन. तो इन दिस क्वांटिटेटिव रिकंसिलेशन क्या करना है? रिव्यू क्वांटिटेटिव रिकंसिलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी जो भी क्लोजिंग स्टॉक आपको बताया गया है उसका क्वांटिटी वाइज उसको रिकंसाइल करके देखो. तो किससे रिकंसाइल करोगे? विद ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस and consumption, right? So this is all about measurement. I hope ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक, सो जल्दी से जरा मॉड्यूल में गो थ्रू होइए. इन 1 मिनट्स टाइम आई विल टेक अप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. ठीक, ठीक सर. नेक्स्ट टॉपिक इज रेडी. आई होप परचेजेस आर वेरी क्लियर. जस्ट ट्राई टू रिव्यू 1 or 2 times. Things will be very clear, right? And again, I'm repeating the same. If you come across any kind of issue, please don't hesitate to contact with me, right? So let us start with another topic, and that is employee benefit expenses. Employee benefit expenses means what? Gratuity, provident fund, bonus, and so on. ठीक? So here we are just simply applying the audit procedure to verify whether employee benefit expenses have been appropriately accounted for or done by the entity. ठीक से उन्होंने उसको अकाउंट फॉर किया है या नहीं. So regardless of assertion, I am straight away applying the audit procedure. शुरू कर दूं? ओके सर. क्या करना है? कहते हैं पहला काम तो ये करिए, obtain understanding किस बात की? ऑफ एंटिटीज प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग
employees attendance, how entity captures attendance of their own employees. This is very important because there is risk that employee may register, record employee benefit expenses in fictitious name. मैंने पहले भी आपको बताया, डमी वर्कर्स के नाम पर या घोस्ट वर्कर्स के नाम पर, नकली वर्कर्स के नाम पर एक्सपेंसेस बुक किए जा सकते हैं. सो देयर इज अ रिस्क दैट एंटिटी में रिकॉर्ड एक्सपेंसेस इन fictitious name. To address this issue, what auditor should do? He may decide to meet personally with the employees, one, or he may choose to be present at the factory gate at given date and counting the employees entering in the premise. At that time, he shall also obtain understanding how their time is booked. किस टाइम पर कौन सा एम्प्लॉय आया, इसको बुक करने का क्या तरीका है. एंड ऑल्सो ऑब्टेन और ड्रॉ अ सैंपल ऑफ एम्प्लॉयज. बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उनका एक सैंपल ड्रॉ कर लीजिए. एंड आस्क पे रोल डिपार्टमेंट टू शेयर देयर बैंक डिटेल और देयर ID proofs. So this is one step which is quite effective. तो करना क्या है, how entity is capturing employee attendance, ये मुझे जानना है. Because there is always risk that some employee expenses may be booked in the name of fictitious employee. For this purpose, auditor may decide to personally meet, which is little difficult in my opinion. Or what he can do, he can be present at the factory gate. When employees are entering, you can count them. And also observe the process followed for recording their time. And draw a sample of those employees, ask payroll department to share their bank details, their ID proofs. ठीक, नेक्स्ट क्या करना है, obtain list of employees at the end of year as well as monthly movement split. ना केवल एक कंप्लीट लिस्ट ऑब्टेन कर लीजिए कितने एम्प्लॉइज हैं, मंथली मूवमेंट स्प्लिट भी ले लीजिए, विच शोज स्प्लिट बिटवीन न्यू हायरर्स, showing split between new hirer, leavers and continuing employees. So ये स्प्लिट ले लीजिए कि मंथली इन पर्टिकुलर मंथ कितने नए हायरर आए, कितने लीवर्स हैं और कितने ऐसे हैं जो पुराने कंटिन्यू कर रहे हैं. अब एक बार अगर ये लिस्ट मिल जाए, आगे का काम आसान हो जाएगा. अब क्या करना है, लीवर्स, इनके लिए क्या करें, ड्रॉ अ सैंपल ऑफ दोज resigned or retired during the year, or draw the sample of those employees who retired or resigned during the year, and also obtain their full and final computation. तो सैंपल ड्रॉ किया, मैनेजमेंट से ऑब्टेन कर लिया उनका फुल सेटलमेंट का कंप्यूटेशन, कितना ग्रेचुटी, कितना पीएफ, कितना ये, कितना वो, कितना लीव एनकैशमेंट, सब कुछ ठीक. एंड एंश्योर देयर ऑल ड्यूज हैव बीन पेड and they have given the acknowledgement to the entity.
उनके सारे ड्यूज पे कर दिए गए हों और जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने एक्नॉलेजमेंट इशू किया हो टू द एंटिटी। सिमिलरली कंटिन्यूइंग एम्प्लॉइज दोज न्यू हायर्स obtain या draw the sample of new hires and also obtain their appointment letters and see whether their first month salary as well as subsequent month's salary is processed in accordance with agreed terms। तो नए हायरर होते हैं सर, जो नए एम्प्लॉइज आते हैं उनको नए टर्म्स ऑफर किए जाते हैं, उनका पैकेज अलग होता है, ठीक है ना। सो उनकी सैलरी पहले महीने की और 1-2 महीने और उनकी सैलरी की जो प्रोसेसिंग है उसको वेरीफाई करो टू मेक श्योर दैट इट इज एज पर अग्रीड टर्म्स, राइट। और क्या करना है, तो सर इस मंथली मूवमेंट स्प्लिट से बहुत सारे काम हो जाते हैं। सो रिमेंबर दिस रिकॉर्ड दैट इज मंथली मूवमेंट स्प्लिट विच एज ऑडिटर वी नीड टू ऑब्टेन। एम्प्लॉय टर्नओवर देखने के लिए भी दिस इज गुड थिंग। नेक्स्ट आइडिया कहते हैं ऑब्टेन मंथली सैलरी रजिस्टर, मंथली सैलरी रजिस्टर ले लीजिए फॉर ऑल 12 मंथ्स एंड कंपाइल, खुद आप कंपाइल करिए क्या, मंथली पेरोल रीजनेबिलिटी। जो मंथली सैलरी दी जा रही है उसकी रीजनेबिलिटी को इवैल्यूएट करना है, कैसे, बाय कंपाइलिंग मंथली पेरोल रीजनेबिलिटी बाय कंप्यूटिंग। अब ये मंथली पेरोल रीजनेबिलिटी कंपाइल करने का मतलब क्या है, मींस कंप्यूटिंग एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय पर मंथ। एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी मींस एक महीने में जितनी सैलरी दी जा रही है सबको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑफिसर्स करके निकाल लीजिए, ठीक। सो दिस कैन बी कंप्यूटेड बाय कंप्यूटिंग एवरेज सैलरी पर मंथ पर एम्प्लॉय, कंपेयर इट विद दैट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर एज वेल एज प्रीसीडिंग मंथ। पिछले महीने से कंपेयर करिए, पिछले साल से कंपेयर करिए। In case there is significant variation, ask the reason from the management। Reasons may be like अगर कभी एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय पर मंथ इंक्रीज कर रही है किसी महीने, तो हो सकता है देयर मे बी ज्वाइनिंग एट सीनियर लेवल एट वेरी हाई पैकेज। किसी महीने अगर सपोज करिए एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय पर मंथ रिड्यूस हो रही है, पॉसिबिलिटी है कि शायद हायर लेवल पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट के लेवल पर कोई छोड़कर गया हो जिसकी सैलरी बहुत हाई हो, और मे बी अदर रीजन किसी महीने बढ़ी हुई है, मे बी बोनस पे आउट हुआ हो। सो डू दिस। और क्या कर लेना है सर, एंश्योर appropriate provision is made for gratuity, PF, etc. appropriate provisioning कर दी गई हो। In case where bonus act or provident fund act applies to entity, then auditor what he should do, he should also compute the reasonability of bonus, provident fund, etc. वो कैसे होगा, तो साहब कहते हैं in case where bonus act or provident fund act applies to particular entity, the auditor shall compute reasonability
by applying basic rate to the applying the rate applicable to basic wages or salary and compare with those given or provided in books of accounts. तो आप खुद भी बोनस कम, जैसे एग्जांपल कर लीजिए, किसी एंटिटी पर बोनस एक्ट लागू होता है, तो आपने पता किया एंटिटी से, भाई ये बताइए एंटिटी ने कितना इस साल बोनस दिया, तो एंटिटी बताएगी या तो हमने मिनिमम दिया है या मैक्सिमम बोनस दिया है। इफ इट इज अ मिनिमम बोनस तो इट विल बी 8.33%। कितना? 8.33%। मैक्सिमम है तो 20% होगा। तो आप क्या कर लीजिए, एम्प्लॉय की लिस्ट आपके पास है, बेसिक सैलरी का डिटेल आपके पास है, अप्लाई दिस रेट टू द बेसिक सैलरी और देखिए बोनस का क्या अमाउंट आया। Whatever amount you have derived, compare with those amount shared by the entity, or if variation is there, ask the reason for variation. ठीक, आगे मैं बढ़ जाऊं सर। next point is कहते हैं perform analytical procedure to obtain audit evidence regarding overall reasonableness of employee benefit expenses. So analytical procedure भी लगा लीजिए to ensure the reasonableness of overall employee benefit expenses which include, ये कैसे, एपी के नाम पर क्या करना है, एपी के नाम पर क्या करना है, you can compute production per employee, that is number of units produced per employee. Compare this thing with that of preceding year as well as the prevalent industry trend, and if variation is there, discuss the same with the management. So आप ये भी, this AP can be applied to ensure कि entity employee benefit expenses के नाम पर कोई बहुत ज्यादा additional expenses incur ना कर रहा हो। I think I have covered all the points, almost all the points, every point I have covered. I hope it is simple, lucid, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं हुई होगी, राइट? सो एक बार जरा अपने मॉड्यूल से इसको जरूर रिव्यू कर लीजिएगा, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम, इफ यू कम अक्रॉस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज डू डिस्कस विद मी, राइट? आइए सर, सो थर्ड आइटम दैट इज डेप्रिसिएशन, लेट अस टेक। चलिए सर, आई विल डिस्कस द रेलिवेंट पोर्शंस और इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट? सो what you have to do after going through this discussion, please refer your institute's module and again revert back to me if you come across any issues. So मैं बहुत फास्ट ट्रैक मोड पर इसको मैं समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए और उसके बाद बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ अपने मॉड्यूल को गो थ्रू होइएगा। आइए, तो पहली बात करता हूं, नंबर 1 क्या करना है, कहते हैं ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग
of entities process of charging depreciation and amortization. So first, obtain understanding कैसे ऑर्गेनाइजेशन डेप्रिसिएशन अपने एसेट्स पर चार्ज कर रही है, ऑन व्हाट बेसिस दे आर चार्जिंग एसएलएम, व्हाई दे आर चार्जिंग डब्ल्यूडीवी. तो ये सब पता कर लीजिए व्हाट इज द होल प्रोसेस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, एंड ऑल्सो ऑब्टेन register of fixed assets maintained by entity. जो ये फिक्स्ड एसेट रजिस्टर एंटिटी ने मेंटेन किया हुआ है, इसको ले लीजिए. एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, एंड दिस रजिस्टर cover all relevant particulars relating to the fixed asset, like cost of acquisition, the date on which asset is acquired, from the date of acquisition till date, additions made, deletions made, depreciation provided till date, depreciation provided in current year, and so on. So this register covers all relevant information. From this register, draw the sample of fixed assets. Fixed asset का एक सैंपल ड्रॉ कर लीजिए. बहुत सारे एसेट्स होंगे. Draw the sample. In your sample, select few items of fixed asset and verify the depreciation rate, the method used, as well as the calculation. तीनों चीजें चेक करिए, right? और क्या करना है? Sir, there is always a risk. What is that risk? That entity may capitalize revenue expenses and vice versa. कुछ ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं जिनको हमें पीएल में रिकॉग्नाइज करना था, पर उनको कैपिटलाइज कर दिया. दोज एक्सपेंसेस व्हिच नीड टू बी कैपिटलाइज, उनको रेवेन्यू की तरह शो कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंस हो गए वो. जब इस तरह की रिस्क हो तो कहते हैं देन ऑडिटर शैल वेरीफाई द नेचर ऑफ एसेट. अब इस रिस्क को एड्रेस करने का एक ही तरीका है, दैट एज ऑडिटर यू शुड एग्जामिन द नेचर ऑफ एसेट. नेचर ऑफ एसेट मीन्स व्हाट? इट इज टेंजिबल, इट इज इंटेंजिबल, इट इज मूवेबल, इट इज इमूवेबल. एंड वंस you are well averse with the nature of asset, then you can perhaps decide whether whatever expenditure incurred on asset is going to enhance its productivity or useful life, or only the original status of asset will be maintained. मैं कई बार इसको ऐसे कहता हूं, अगर ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस थी एसेट की वो इंक्रीज कर रही है या नहीं कर रही है. हालांकि प्रैक्टिकली इफ आई शेयर वन थिंग विद यू, थियोरेटिकली तो हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई एक्सपेंडिचर इनकर हुआ फिक्स्ड एसेट पर, if it results into increase in its useful life or productivity capitalized, otherwise charged to PL, this is simple to discuss, but many times it is very difficult aspect, very difficult, right? Okay, I will just stick to my discussion, my objective. So one risk is that company may treat revenue expenses as capital or vice versa.
In such a case, auditor shall verify the nature of asset. Another risk is that some fake asset is recorded. If fake asset is recorded, then this can be addressed, this risk can be addressed by carrying out physical verification of assets, right? So I have already covered verification of fixed asset, tagging, identification marks, obtain the physical verification report along with working papers. So do go through again to those areas, right? So ये करना है, verify all intangible assets, right? And ensure appropriate amortization have been charged on them. ठीक है ना? आप FMB पढ़ते हैं, and you know when computing depreciation, residual value of asset plays pivot role, very important role. ठीक? So as auditor, we have to ensure that residual value is properly taken into account, properly verified. ये कर लेना है. और सर depreciation के लिए और important points क्या होंगे? Where depreciation is charged on revalued asset. Supposing where asset is revalued upwards and depreciation is charged, then make sure the additional depreciation is adjusted only against revaluation reserve. ठीक है ना? तो जो भी additional depreciation है, it should be adjusted against revaluation reserve, right sir? आइए एक बार जरा मैं आपके साथ मॉड्यूल पे नजर डाल लेता हूं, and let's see. I think जितने relevant points हैं I have covered. एक काम और कर सकते हैं. The auditor shall perform analytical procedure in order to ensure the reasonableness of depreciation charge. Means what you can do? You can compare current year's depreciation with that of previous year. If in case there is a significant variation, ask the reason. Reasons may be like some huge additions or deletions took place in fixed assets. Right? So just go through module now. Almost all relevant important points I have covered in depreciation. Chaliye, so what I promised today that I will cover 3 items: purchases, employee benefit expenses and depreciation. So I have done it. पढ़ते रहिए, सवाल पूछते रहिए. Thank you.